नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत। और जैसे कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि एक चित्र है फर्रुखसियर का। तो आप समझ गए होंगे कि हम आधुनिक भारत में जो 18वीं सदी की शुरुआत में जो मुगल सल्तनत थी, क्योंकि अब हम आधुनिक भारत पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेजों का जो आगमन था, अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में सत्ता हासिल की और उसके बाद में किस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेके हम हमें आज़ाद भारत दिलाया। तो बिना हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये पहले लेसन का जो 1857 मतलब 18वीं सदी का भारत जो अध्याय 1 है बिपिन चंद्रा का, आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा, उसका ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, या ऊपर कार्ड भी, प्ले कार्ड आपको दिख जाएगा, तो आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। और हम बिना समय को व्यर्थ करे शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा और मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दूंगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको एक कहानी के रूप में समझने के प्रयास कीजिएगा, इमेजिनेशन पावर अपनी बढ़ाइएगा और आप इमेजिन कीजिएगा, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय में अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। ठीक है। और आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह आया। ठीक है। ये बहादुर शाह जफर नहीं, ये पहला बहादुर शाह है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और उसने क्या किया कि अपने जब आप देखेंगे कि औरंगजेब ने तो बहुत सहिष्णुता नहीं अपनाई थी हिंदू राजाओं के साथ में या अन्य लोगों के साथ में, लेकिन बहादुर शाह ने ऐसा किया था। ठीक है। और उसने बहुत सारी मतलब आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ राजपूतों को अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसने छूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि जो भूल औरंगजेब ने करी मुझे वैसे नहीं करना, मुझे सल्तनत को अच्छे से चलाना है। और उसने क्या कहते हैं, फिर आपने देखा कि दक्कन में सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी दे दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से बहादुर शाह ने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना था, बट क्या था कि इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने को छोड़ दिया। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जिसके थ्रू आप ये देखेंगे कि बहादुर शाह के उसमें भी बहुत सारी चीजें थोड़ी खराब थी। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए थे। ठीक है। और लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद में जब बंदा बहादुर पंजाब में आए सिखों के, तो उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने अंबाला तक मतलब सारा कब्जा लिया था। तो लोहगढ़ तक 1712 तक मतलब ऐसा हाल हो गया था। और मतलब बहुत सारे बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप भी किया था और उसको अपना निष्ठावान सामंत भी बना रहा वो। बट बहुत सारी चीजें थी ऐसी, जैसे चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। ठीक है। तो चूड़ामन ने क्या किया, बंदा बहादुर अभी हमने पढ़ा पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में जो थे, अब बादशाह जब बगावत करी तो उसके खिलाफ बादशाह का मतलब आप साथ दिए, तो चूड़ामन भी क्या हुआ, वफादार हो गया। ठीक है। तो छत्रसाल आप में मिलता है, चूड़ामन जाट वो थे, क्या कहते हैं, तो जाटों का समर्थन भी मिल गया था बादशाह को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके, लेकिन जो 1707 में जो युद्ध हुआ था ना, उसमें बहुत कम ही रकम रह गई थी शाही खजाने में। मतलब 1707 के करीब में, 1707 में युद्ध का अर्थात है जो उससे पहले काफी लड़ाइयां लड़ी गई। तो निरंतर, क्योंकि आपको पता है कि औरंगजेब ने निरंतर सिर्फ और सिर्फ युद्ध का ही मार्ग अपनाया था। ठीक है। तो युद्ध काफी अभियान चलाए थे, उसके तहत उसको आप देख और उसका जो खामियाना था ना, वो उसके जो वंशज थे, उत्तराधिकारी थे, उनको भी झेलना पड़ा। बहादुर शाह ने बहुत सारी काम किया आपने देखा, लेकिन 1712 में मतलब 5 साल के अंदर ही जब गृह युद्ध में फंसा हुआ था, और क्या हुआ कि उसकी आप देखेंगे कि 1712 में उसकी मौत हो गई। तो बहादुर शाह की मौत के बाद में अब ये क्या हुआ कि इस गृह युद्ध के बाद अधिक उत्तराधिकार संबंधी लड़ाइयां शुरू हो गई कि भाई सबको सत्ता चाहिए। ठीक है। आप ये पढ़ भी पा रहे हैं, मैं अभी आपको लाइन टू लाइन इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये हमने चैप्टर 1 में कर रखा है, हम एक तरीके से लिंक करते हुए जा रहे हैं ताकि हम आगे
शुरू कर सके। ठीक है, तो बहादुर शाह की मौत के बाद में आप देखेंगे कि गृह युद्ध हुआ, उसमें एक कम काबिल बेटा जहादर शाह था जो विजयी रहा, क्योंकि उस समय के सबसे शक्तिशाली जो सामंत थे जुल्फिकार खां, उसका समर्थन मिला। तो जुल्फिकार खां उस समय के बहुत महत्वपूर्ण एक सामंत थे जिन्होंने जहादर शाह का समर्थन किया। अब देखिए, जहादर शाह एक कमजोर और पतित शहजादा था, उसमें सदव्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में चैप्टर है, बट लाइन टू लाइन आपको ये कहानी जरूर सुनाऊंगा, जिससे आपकी जो एक विजन होगा कि क्या कैसे कैसे बदलाव आया मुगल सल्तनत में, क्या क्या चीजें थी, और उसके बाद में फिर किस प्रकार से अंग्रेजों को कहाँ पे मौका लगा, कहाँ उसने मुगलों का ये देखा कि कहाँ पे गड़बड़ है, और कि क्यों बार बार अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पे हमला किया, नादिर शाह आया, विदेशी आक्रमण होते गए, यहाँ पे एकता नहीं थी, लोग एक नहीं हो रहे थे। उसके बाद में कैसे निजामुल मुल्क हैदराबाद आ गया, वहाँ पे अपनी अलग सत्ता की, तो और बाकी जो रजवाड़े थे, मतलब जो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे जो सूबे थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो ये सारी कहानी आपको इसी चैप्टर में पता लगेगी, तो मैं धीरे धीरे आपको समझा देता हूँ, ताकि जो महत्वपूर्ण नाम है ना, वो आप खोए ना, मतलब उसमें, क्योंकि बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें आप पूरे आधुनिक मुगल काल को आप समझेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे दोबारा से, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं कि जहादर शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ, क्योंकि जुल्फिकार खां के हाथों में था। जुल्फिकार खां वजीर बन गया था। उसका ख्याल था कि दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी है कि राजपूत राजाओं तथा मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए जाए और हिंदू सरदारों के साथ आमतौर से मेल मिलाप किया जाए। वही सहिष्णुता की नीति जो बहादुर शाह ने अपनाई थी, वही जहादर शाह को करने के लिए जो जुल्फिकार खां थे, जो उसके वजीर थे, जो प्रधानमंत्री एक तरीके से कहते हैं, उन्होंने बोला। इसलिए उसने तेजी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी। घृणित जजिया आपको पता है, जजिया जो है वह तीर्थयात्री टैक्स था जो उस समय देना पड़ता था तीर्थ यात्रियों को, वो खत्म कर दिया। आमेर के जयसिंह को राजा सवाई की पदवी दी गई और उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, तो आमेर आपको पता, जयपुर वाला। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। जुल्फिकार खान ने पहले की उस गैर सरकारी व्यवस्था की पुष्टि कर दी जो दक्कन में उसके सहायक दाऊद खां पन्नी ने 1711 में मराठा राजा साहू के साथ में की थी। ठीक है, उसे गैर सरकारी व्यवस्था की पुष्टि कर दी। इस व्यवस्था के अनुसार मराठा शासक को दक्कन की चौथ और वहां की सरदेशमुखी इस शर्त पर दे दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। जुल्फिकार खान ने चूरामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की नीति जारी रखी। ठीक है, जो सिखों के खिलाफ जो था, क्योंकि आपको पता है कि युद्ध चल रहा था गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, तो बंदा बहादुर ने सुनी नहीं और उन्होंने उनके साथ में युद्ध जारी रखा, अभियान जारी रखा और काफी क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया, लोहगढ़ तक। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की। ठीक है, उसने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। इजारा जो एक भू राजस्व व्यवस्था थी, जैसे टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत था, उसी तरह निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इजारेदारों, लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ यह करार करना आरंभ कर दिया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दें। इजारा, याद रखना आपको, इजारा एक भू राजस्व था और इसमें निश्चित मतलब स्थायी बंदोबस्त की तरह एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी किसानों को, मगर किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए उन्हें आजाद छोड़ दिया गया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजी भी लेके आए थे, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, और हेक्टर मुनरो, थॉमस रीड, इन लोगों ने मद्रास में शुरुआत भी की थी अपने काल में। लेकिन आप ये देखें कि उससे पहले ही यहाँ पर जहादर शाह के शासन काल में जुल्फिकार खान ने ये किया था। अब बहुत सरल सी बात है कि जो इजारा या स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है, जो स्थायी बंदोबस्त है, तो उसमें स्थायी
जो कर है उसमें सामंत से 10 रुपए लेंगे या 20 रुपए लेंगे, जो भी एक अमाउंट तय कर दिया। अब सामंत के ऊपर डिपेंड करता है, जितना मन चाहे उतना प्रतिशत लगान किसानों से ले। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ेगा, क्योंकि सामंत को तो एक निश्चित राशि देनी है राजा को, और जितना मन चाहे उतना लूट सकता है वो किसानों से। तो इससे किसानों के अंदर उनका उत्पीड़न बढ़ा, और यही कारण था अंग्रेजों के टाइम पे भी, जब किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। अब देखिए बाद में क्या होता है कि बहुत सारे जो मुगल साम्राज्य के जो आधुनिक मुगल जो ये बादशाह थे, उन्होंने थोड़ा रियायत भी करी थी, ऐसी नहीं है। लेकिन अब पहले देख लें कि किस किस की क्या क्या गलती थी, जिसके कारण 1757 की लड़ाई भी हुई, 1764 का बक्सर का युद्ध भी हुआ, और क्या क्या हुआ। ठीक है, तो अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया। अब देखिए, बाकी सामंतों ने जुल्फिकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने उसे अपने विश्वास और सहयोग पूरी तरह नहीं दिया। बेईमान कृपा पात्र लोगों ने जुल्फिकार खां, जो वजीर था, के खिलाफ बादशाह के कान भरे। बादशाह कौन? जहादर शाह। अभी जहादर शाह की बात हो रही है, बहादुर शाह के उत्तराधिकारी की। उसे कहा गया कि उसका वजीर बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, और वह खुद बादशाह का तख्ता पलट सकता है। मतलब कान भर दिए कि भैया आपको भी हटा देगा और खुद राजा बन जाएगा। कायर बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि ताकतवर वजीर को बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपनी ही मंत्रिमंडल अपने ही अंदर ही फूट डल जाएगी, घर के अंदर ही, तो इतना अच्छा जो प्रशासन है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे विश्वास की कमी है। जहादर शाह का यशहीन शासन जल्द ही जनवरी 1713 में आगरा में उसके अपने भतीजे फर्रुखसियर के हाथों हार जाने पर समाप्त हो गया। बहुत जल्दी समाप्त हो गया। फर्रुखसियर को अपनी जीत सैयद बंधु, ठीक है, क्योंकि पहले आप देख ही पा रहे थे कि भाई जो जहादर शाह था वो जुल्फिकार खां जिसने उसको राजा बनाया उसके विरुद्ध हो गया, और तो कमजोरी तो होना ही था। अब सैयद बंधुओं के कारण फर्रुखसियर को पदवी मिल गई राजा की। कैसे? सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ठीक है। तो के कारण उनको ये फर्रुखसियर को राजा बनने का मौका मिला। इसलिए अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का ओहदा मिला। ठीक है, तो जल्द ही राजकाज में दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया। फर्रुखसियर में शासन करने की क्षमता नहीं थी। वह कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान था। इसके अलावा वह नालायक, मुंह लगे लोगों तथा चापलूसों के असर में आ जाता था। ये रहा फर्रुखसियर का चित्र, ठीक है, आप देख पा रहे हैं जो शुरुआत थी। अपनी कमजोरियों के बावजूद फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को बेरोक टोक काम करने देने के लिए तैयार नहीं था। मतलब कमजोर भी था फर्रुखसियर, लेकिन वह सैयद बंधुओं पे मतलब चाहता था कि भाई उस पर नियंत्रण रखे। लेकिन सैयद बंधुओं ने ही उसे राजा बनाया था अपनी चालों के द्वारा, बल्कि ये अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहता था फर्रुखसियर। दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था कि केवल उनके हाथों में वास्तविक सत्ता आने तथा बादशाह के नाम मात्र के शासक होने पर ही प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सकता है। मतलब जो वजीर बने हुए हैं, वजीर ही सब कुछ करेगा, राजा के बस में कुछ नहीं है। तो सैयद बंधु चाहते थे कि हमारे हाथ में रहे सब कुछ, साम्राज्य का अपकर्ष रोका जा सकता है और उनकी अपनी स्थिति सुरक्षित रखी जा सकती है। इस तरह बादशाह फर्रुखसियर और उसके वजीर तथा मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हो गया। सालों तक कृतघ्न बादशाह ने दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र किया, मगर हर बार असफल रहे। आखिरकार सैयद बंधुओं ने 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला। फर्रुखसियर को मार ही डाला। इन 1713 में बना था फर्रुखसियर, अपने उसको मारकर जहादर शाह को। और अब सैयद बंधुओं ने बोला भाई तू बात नहीं मानता, ले तुझे भी हटा देंगे, ठीक है। तो उस फर्रुखसियर को भी मार डाला। उसकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दी बारी बारी से 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बिठाया जो क्षय रोग से मर गए। क्षय रोग आपको पता है टीबी होता है, तो उस समय भी टीबी था, और टीबी बड़ी घातक जानलेवा बीमारी आज भी है, लेकिन आज इससे बचने के लिए काफी सारी दवाइयां और उपचार है, लेकिन उस समय नहीं था, और दोनों शहजादे मर गए। तब सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया।
फर्रुखसियर के तीनों उत्तराधिकारी सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली मात्र थे। यहाँ तक कि लोगों से मिलने जुलने और घूमने फिरने की उनकी व्यक्तिगत आजादी पर भी नियंत्रण था। इस प्रकार 1713 से 1720 में उनके उखाड़ फेंके जाने तक राज्य के प्रशासन में सैयद बंधुओं की चलती रही। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलाकर हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सकता है। उन्होंने राजपूतों, मराठों और जाटों के साथ मिल मिलाप कर उनका इस्तेमाल फर्रुखसियर और प्रतिद्वंदी सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की। उन्होंने फर्रुखसियर की गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत खत्म कर दिया। इसी प्रकार, ठीक है, जजिया जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो उस समय भी जुल्फिकार खान ने किया था जहादर शाह के समय में, कि जजिया हटा दिया था, ठीक है। तो और इन्होंने भी, सैयद बंधु ने भी यही काम किया कि जजिया जो तीर्थयात्री जो टैक्स था वो हटा दिया। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट सरदार चूरामन के साथ दोस्ती कर ली। अपने प्रशासन के बाद के वर्षों में राजा साहू को शिवाजी का स्वराज तथा दक्कन के 6 प्रांतों की 14 सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देकर उन्हें भी अपने साथ मिला लिया। बाद में साहू उन्हें 15,000 घुड़सवारों के द्वारा दक्कन में समर्थन देने को तैयार हो गया। सैयद बंधुओं ने बगावतों को दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने के लिए जोरदार प्रयास किए। इन कार्यों में मुख्य रूप से वे इसलिए विफल रहे कि उन्हें निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंदी झगड़ों और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर बार राजा के कान भर देते थे उसके साथ के लोग कि भैया ये लोग तो आप गद्दी से हटा देंगे, और बार बार षड्यंत्र रचा जाता था। इसलिए ये सारी चीजें होती थी। जो आपने ऊपर देखा कि बहादुर शाह के बाद में जहादर शाह के साथ में हुआ, और जहादर शाह के बाद में फिर फर्रुखसियर के साथ में भी हुआ, ठीक है, और फिर इसी कारण से मोहम्मद शाह को इन्होंने बनवाया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि कितना षड्यंत्र चलता रहा। मतलब गृह युद्ध, जो आंतरिक गृह युद्ध था सत्ता पाने के लिए, वो मुगल साम्राज्य की विफलता का बहुत बड़ा कारण था। आप इसको लिख सकते हैं कि बार बार, क्योंकि मतलब मजबूत नेतृत्व नहीं था राजाओं के अंदर, उत्तराधिकारियों के अंदर, और जो सामंत थे, जो मजबूत सामंत थे, जो बड़े बड़े, उन्होंने अपनी सत्ता हासिल रखी और कठपुतली की तरह राजाओं का इस्तेमाल किया। और आंतरिक विरोध बहुत था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि और आंतरिक, तो अभी क्या हुआ कि इन कार्यों में मुख्य रूप से वे इसलिए विफल रहे कि उन्हें निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंदी झगड़ों और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। शासक क्षेत्रों में निरंतर चलने वाले वैमनस्य ने प्रशासन को सभी स्तरों पर अव्यवस्थित ही नहीं किया बल्कि ठप भी कर दिया। राज्य की वित्तीय स्थिति तेजी से खराब हो गई क्योंकि जमींदारों और बगावती तत्वों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। अफसरों ने राजकीय आमदनी का गमन कर लिया। इजारा व्यवस्था के प्रसार के कारण केंद्रीय आय कम हो गई। फलस्वरूप अफसरों और सैनिकों की तनख्वाह नियमित रूप से नहीं दी जा सकी। फलस्वरूप सैनिकों में अनुशासनहीनता फैल गई, यहाँ तक कि वे विद्रोह करने लगे। देखिए, तो आर्थिक स्थिति के कारण भी विद्रोह जो था वो बढ़ने लग गया, और आर्थिक स्थिति इसलिए कमजोर हुई क्योंकि जो उनकी भू राजस्व की जो नीतियां थी या अन्य प्रकार के जो बगावती तत्व थे उनके कारण। यद्यपि सैयद बंधुओं ने सभी प्रकार के सामंतों से मिल मिलाप और दोस्ती करने की जोरदार कोशिश की, लेकिन निजाम उल मुल्क और उसके पिता के रिश्ते के भाई मोहम्मद अमीन खां के नेतृत्व में सामंतों का एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। ये सामंत दोनों भाइयों से उनकी बढ़ती हुई ताकत के कारण ईर्ष्या करते थे। फर्रुखसियर की गद्दी से हटाए जाने और मार दिए जाने से उनके सामंत भयभीत हो गए थे। अगर बादशाह को मारा जा सकता है, भाई फर्रुखसियर को अगर मारा जा सकता है, तो सामंतों के लिए क्या सुरक्षा है? कि प्रश्न उठ गया कि भाई अगर ये इन लोगों ने, जो वजीर ने राजा को ही मार दिया, तो हम सामंत लोगों का क्या होगा? इसके अतिरिक्त बादशाह की हत्या ने दोनों भाइयों के खिलाफ जनता में घृणा की एक लहर पैदा कर दी। सैयद बंधुओं के खिलाफ जनता घृणा करने लगी। लोग उन्हें विश्वासघाती के रूप में देखने लगे और नमक हराम कहने लगे। औरंगजेब के जमाने 1707 के समय और उससे पहले अनेक सामंत भी सैयद बंधुओं की राजपूत और मराठा सरदारों के साथ दोस्ती तथा हिंदुओं के प्रति उदार नीति के नापसंद करते थे। मतलब कुछ ऐसे जो सामंत थे जो औरंगजेब की नीति से प्रभावित थे और सहिष्णुता की बात नहीं करते थे, भाईचारे की बात नहीं करते थे, वह सैयद बंधुओं से नाराज थे क्योंकि वह बहुत ज्यादा राजपूत और मराठों के साथ में काम करता था।
इन सामंतों ने घोषणा की कि सैयद बंधु मुगल विरोधी और इस्लाम विरोधी नीतियां अपना रहे हैं, अतः उन्होंने मुसलमान सामंतों में जो धर्मार्थ थे उन्हें सैयद बंधुओं के खिलाफ उभारने की कोशिश की। ठीक है, तो सैयद बंधुओं ने विरोधी सामंतों को बादशाह मोहम्मद शाह का समर्थन मिला। सैयद बंधु के विरोधी जो सामंतों को बादशाह मोहम्मद शाह का समर्थन मिल गया। मतलब मोहम्मद शाह जिस मोहम्मद शाह को जिस सैयद बंधुओं ने ही राजा बनाया था, और मोहम्मद शाह अब विरोधी सामंतों के साथ हो गया। वह दोनों भाइयों के नियंत्रण से अपने को मुक्त करना चाहता था मोहम्मद शाह, और 1720 में छोटे भाई हुसैन अली खान को धोखे से मारने में सफल हो गया। अब्दुल्ला खान ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर आगरा के पास उसे भी हरा दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य पर सैयद बंधुओं का आधिपत्य खत्म हो गया। तो भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से आने जाते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले कौन थे, तो आप बोल सकते हैं सैयद बंधु थे। ठीक है, सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है, मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल 1719 से 1748 लंबे समय शासनकाल चलता रहा। ठीक है, आप ये देखेंगे कि मोहम्मद शाह काफी 30 साल तक शासन करता रहा। शाही सत्ता में 1707 से 1720 के काल में जिस तरह के फेरबदल हुए थे उस तरह के फेरबदल अब नहीं हुए। उसके शासनकाल के आरंभ में दोनों के बीच मुगलों की प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक थी। मुगल फौज, खासकर मुगल तोपखाने की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उत्तरी भारत में प्रशासन की हालत बिगड़ती हुई थी, परंतु वह अभी नष्ट नहीं हुआ था। मराठा सरदार अभी तक दक्षिण भारत तक ही सीमित थे और राजपूत राज अब भी मुगल वंश के प्रति वफादार बने हुए थे। कोई भी ताकतवर और दूरदर्शी शासक अपने ऊपर आने वाले खतरे के प्रति जागरूक सामंत शाही के समर्थन से स्थिति को बिगड़ने से रोक सकता था। मगर मोहम्मद शाह ऐसा काल पुरुष नहीं था, मतलब एक ऐसा युग पुरुष नहीं था। वह दिमागी तौर पर कमजोर था और ओछा और अय्याश था। मोहम्मद शाह बहुत अय्याश था। उसने राजकाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। निजाम उल मुल्क जैसे काबिल वजीरों को अपना पूरा, क्योंकि निजाम उल मुल्क के समर्थन से ही मोहम्मद शाह इतने साल तक राज कर पाया, क्योंकि सैयद बंधुओं को निजाम उल मुल्क द्वारा ही हराया गया था। अब क्या होता है कि निजाम उल मुल्क वजीर तो बन जाता है। अब देखिए आगे मैं इसको बता देता हूँ अच्छे से आपको कि निजाम उल मुल्क जैसे काबिल वजीरों को अपना पूरा समर्थन देने के बजाय वह भ्रष्ट और नालायक चापलूसों के कुप्रभाव का शिकार बन गया था। अपने ही मंत्रियों के खिलाफ साजिशें करने लगा, यहाँ तक कि वह अपने कृपा पात्र दरबारियों द्वारा उगाए गए घूस में हिस्सा लेने लगा। अब देखिए, जो उसके अधिकारी थे जो घूस लेते थे, और राजा उस घूस में भी अपना हिस्सा लेने लग गया। अरे जब इस प्रकार से व्यवस्था चलेगी तो कैसा काम होगा, आप समझ सकते हैं। बादशाह के ढुलमुलपन तथा शक्की मिजाज और दरबार में निरंतर झगड़ों से ऊब कर उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत निजाम उल मुल्क ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का फैसला किया। वह 1722 में वजीर बन गया था और प्रशासन को सुधारने के लिए उसने जोरदार प्रयास किए थे। अब उसने बादशाह और उसके साम्राज्य को उनके भाग्य के सहारे छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अक्टूबर 1724 में अपना वजीर का ओहदा छोड़ दिया और दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डालने के लिए दक्षिण में चला गया। उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव यहाँ से शुरू हो गया था। अब अन्य शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सामंतों ने भी अर्ध स्वतंत्र रियासतें कायम करने के लिए अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल आरंभ कर दिया। दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा जाहिर करने वाले खानदानी नवाबों का देश के अनेक भागों में उदय हुआ। मतलब सिर्फ नाम की निष्ठा थी और अपने आप को उन्होंने एक तरीके से स्वतंत्र कर दिया था। उदाहरण के तौर पर बंगाल, हैदराबाद, अवध और पंजाब के नवाबों के नाम लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये हम बताएंगे अभी कि जो बाकी कैसे कैसे बंगाल में, ये उसी समय की बात है, मोहम्मद शाह के समय की बात है। ठीक है, निजामुल मुल्क गया और ऐसे ही बंगाल, अवध, पंजाब में भी नवाबों ने ऐसा करने लग गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि राजाओं, जमींदारों, नवाबों ने बगावत और आजादी का झंडा बुलंद कर दिया। मराठा सरदारों ने उत्तर की ओर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंडों को रौंद डाला। फिर 1738 और 1739 में नादिर शाह
उत्तरी भारत के मैदानों में आ धमका और उसके सामने साम्राज्य ने घुटने टेक दिए। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। बहुत धन था। निरंतर अभियानों ने फारस को वस्तुतः दिवालिया बना दिया था। अपनी भाड़े की फौज को बनाए रखने के लिए पैसों, मतलब फारस आपको पता ही है, ईरान का राजा था नादिर शाह उस समय, और फारस की खाड़ी आपको पता, फारस की बात करते हैं तो फारस को वस्तुतः दिवालिया बना देता है उसके युद्धों ने। जब ज्यादा युद्ध करते हैं हम, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज्यादा युद्ध करने की वजह से आर्थिक स्थिति में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और अस्त व्यस्त हो जाती है आर्थिक स्थिति। खर्चा बढ़ता है, सैनिकों को वेतन देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अपनी भाड़े की फौज को बनाए रखने के लिए पैसों की उसे सख्त जरूरत थी। भारत से लूटा गया धन इस समस्या का एक हल हो सकता था। साथ ही मुगल साम्राज्य की प्रत्यक्ष कमजोरी ने इस प्रकार की लूट खसोट को संभव बना दिया। 1738 के अंतिम दिनों में बिना किसी विरोध का सामना किए भारतीय इलाकों में नादिर शाह घुस गया। वर्षों से उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। जब तक दुश्मन ने लाहौर पर कब्जा नहीं कर लिया तब तक खतरे को पूरी तरह महसूस नहीं किया गया। दिल्ली की सुरक्षा के लिए तब जल्दी जल्दी तैयारियां की गई, मगर गुटबाजी के शिकार सामंतों ने दुश्मनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर भी एक सूत्रबद्ध होने से इनकार कर दिया। वे सुरक्षा की योजना या सुरक्षा फौजों के सेनापति के नाम पर सहमत नहीं हो सके। फूट, अयोग्य नेतृत्व और आपसी द्वेष तथा परस्पर विश्वास का परिणाम हार के सिवाय और क्या होता। दोनों फौजों के बीच 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुकाबला हुआ। आज के दिन ही, आज 13 फरवरी 2022 है और आज ही के दिन 1739 में करनाल में मुकाबला हुआ। लड़ाई हुई नादिर शाह और किसके बीच में? मोहम्मद शाह के बीच में। आक्रमणकारी ने मुगल फौज को जोरदार शिकस्त दी। बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया और नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ा। नादिर शाह ने शाही राजधानी के नागरिकों के भयंकर कत्लेआम का हुक्म दिया। ऐसा उसने अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया। लोभी आक्रमणकारी ने शाही खजाने और शाही संपत्ति को हथिया लिया। उसने प्रमुख सामंतों को नजराना वसूल किया तथा दिल्ली के धनी लोगों को लूटा। अनुमान किया गया है कि उसने कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का माल लूटा। उस समय 1739 की बात है भाई, आप ये देखिए कितने साल पहले की बात हो रही, 1739, ठीक है, मतलब 300 साल पहले की बात है। अब देखिए कि उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। वह इतना पैसा लूट के गया था। वह यहाँ से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का बनाया हुआ रतन जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस भी ले गया। उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को उसे दे देने के लिए मजबूर किया कि भाई सिंधु के पश्चिम का सारा इलाका मेरा। नादिर शाह के आक्रमण के मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति पहुंची तथा मराठा सरदारों और विदेशी कंपनियों को साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरी का पता लग गया। नादिर शाह के हमले से मराठाओं को और अंग्रेजों को पता लग गया कि कितने कमजोर हैं ये लोग। कुछ समय के लिए केंद्रीय प्रशासन पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। आक्रमण ने शाही वित्त व्यवस्था को तहस नहस कर दिया और देश के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाला। कंगाल सामंतों ने किसानों से मनमाना लगान वसूलना और उन्हें पहले से अधिक उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे वे अपनी खोई हुई दौलत वापस पा सके। अधिक आमदनी वाली जागीरों और ऊंचे ओहदों के लिए वे पहले की अपेक्षा अधिक दुस्साहस पूर्वक आपस में लड़ने लगे। काबुल और सिंध के नदी के पश्चिम के इलाकों को खोकर साम्राज्य ने एक बार फिर उत्तर पश्चिम आक्रमणों का खतरा पैदा कर दिया। सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति लुप्त हो गई। इतना बड़ा पश्चिम का जो हमारा एक सुरक्षा थी, सिंध और काबुल का एरिया, वो चले गया था। तो सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति लुप्त मतलब गायब हो गई। वस्तुतः यह बड़े आश्चर्य की बात है कि नादिर शाह के चले जाने के बाद लगा कि साम्राज्य में अपनी कुछ शक्ति फिर वापस आ रही है। हालांकि उसके कारगर नियंत्रण में पहले से कम क्षेत्र रह गया था, परंतु यह पुनर्जीवन भ्रामक और सतही था। वर्ष 1748 में मोहम्मद शाह के मरने के बाद बेईमान और सत्ता के भूखे सामंतों के बीच कटु संघर्ष हुए, यहाँ तक कि गृह युद्ध भी छिड़ गया। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम में सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर हो जाने के कारण साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली के बार बार आक्रमणों से तहस नहस होता रहा,
क्योंकि अहमद शाह बार बार आता रहा। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली और मथुरा पर बार बार आक्रमण और लूट खसोट किया। उसने 1761 में मराठाओं को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध है, यह आपको याद रखना है। हाँ, तब ये तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो आप बोल सकते हैं मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इस तरह मराठाओं की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा कि वे मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे तथा देश पर आधिपत्य कायम करेंगे, मगर उसने भारत में कोई नया अफगान राज कायम नहीं किया। वह और उसके उत्तराधिकारी पंजाब को भी अपने अधिकार में नहीं रख सके। पंजाब जल्द ही सिख सरदारों के हाथ में चला गया। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमण तथा मुगल सामंतशाही के आपसी घातक झगड़ों के कारण 1761 तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व एक अखिल भारतीय समाज के रूप में समाप्त हो गया था। वह केवल दिल्ली का राज्य रह गया। खुद दिल्ली में रोज दंगे और हंगामे नजर आने लगे। महान मुगलों के वंशज अब भारतीय साम्राज्य के लिए संघर्ष में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे। सत्ता के विभिन्न दावेदारों ने पाया कि उनके नाम पर संघर्ष चलाना राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद है। इससे मुगल वंश दिल्ली के नाम मात्र के सिंहासन पर बहुत दिनों तक बना रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे। और अभी शालम द्वितीय की बारी आ जाती है। तो शालम द्वितीय के जो ये चैप्टर हम ये थर्ड पार्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। आप भी समझ गए होंगे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली भी आपने इसमें पढ़ लिया, और थर्ड चैप्टर जो रहेगा उसके अंदर हम इसको लेके आएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप पे काम की होगी, और आप ऐसे ही देखते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी पढ़ाई, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, वो कैसे अच्छी हो सकती है। तो मैं आपके लिए आपको बताऊंगा कि सहज योग ध्यान के द्वारा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। सहज योग ध्यान के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो आपके स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हैं, सहज योग के बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसकी वेबसाइट भी है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आप ज़रूर सहज योग मेडिटेशन को ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए अपने जीवन में। ध्यान के द्वारा अपनी कंसंट्रेशन पावर, अपनी विल पावर, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट के द्वारा आप पहला चैप्टर देख सकते हैं, बाकी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी हो, यूजीसी नेट का हो, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ, राजनीतिक विज्ञान जुड़ा हुआ कोई भी हो, आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, और आगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।